गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। ओके, सो बेटा लास्ट आर्टिकल क्लियर हो गया था। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो फर्मी लेवल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में वो कहाँ पे लाई करता है और क्यों लाई करता है यहाँ पे। ठीक है, तो रीजन यही था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इस वजह से उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स जो है उनकी जो नंबर है दोनों का वो सेम होता है। इसी वजह से जो फर्मी लेवल है, फर्मी एनर्जी लेवल, वो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बिल्कुल सेंटर में लाई करता है। ठीक है, तो रीजन इसका बस यही था। एंड आपने ये जो है उसके बाद ये फॉर्मूला उसमें याद रखना है दैट कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपाई करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हम किस थ्योरी को फॉलो करते हैं, उसके लिए ये थ्योरी होती है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। तो ये आर्टिकल या ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था थोड़ा सा ये मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, या कंडक्टिविटी कैसे आएगी, या मोबिलिटी क्या होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हमने फाइंड करनी है इसमें। तो हमें पता ही है दैट जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कोई बहुत अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, है ना। इनकी जो कंडक्टिविटी है ये बहुत कम होती है। इसीलिए हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम डोपिंग करते हैं। ठीक है, और जिससे फिर कौन क्या बनते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट द इलेक्ट्रिकल conductivity of intrinsic semiconductors is not very low temperature. Range is due to the intrinsic charge variation. चाहे छोड़ दो, वैसे बेकार लिखा हुआ है। बेसिकली उन्होंने लिखा क्या हुआ है, इसको अपनी लैंग्वेज में टर्म करके लिख लेना इसको, दैट जो टेम्परेचर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो एक तो पहले ही इनकी कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, ऊपर से अगर हमने मान लो कि टेम्परेचर भी जो है वो बहुत लो रखा हुआ है, तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, कोई थर्मल एक्साइटेशन ही नहीं होगी, है ना। हमें ये पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो अगर रूम टेम्परेचर भी है, रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट हो जाते हैं एंड वैलेंस बैंड को छोड़ के वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। लेकिन अगर पहले से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी है एंड उसका जो टेम्परेचर भी है जो उसके आसपास का वो भी हमने लो रखा हुआ है, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी जो है वो नहीं होगी कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में जा पाए। ठीक है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो अपने जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके वो फ्री हो सके। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, दो ऑप्शंस है। या तो हम थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, फिर थर्मल एक्साइटेशन हो सकती है, या हम ऐसा कर सकते हैं कि उस सेमीकंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दें, तो हो सकता है। ठीक है, एक सेकेंड।
ओके, तो मैंने बोला कि दो ऑप्शंस हम ले सकते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दें या हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रख दें। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर मान लो इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? अच्छा, मुझे बता सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज होगी, या अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखेंगे तो होगी इंक्रीज? बोलो बेटा। बताइए, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने से इंक्रीज होगी? टेम्परेचर। टेम्परेचर, ओके। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ज़्यादा होगी इंक्रीज, बिकॉज टेम्परेचर जो है, ठीक है, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते भी हो ना, तो हाँ इंक्रीज होगी, बट इतनी नहीं होगी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आने से होगी। बिकॉज क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो ना किसी भी सामान्य कंडक्टर के अबाउट, फिर क्या होता है कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना? लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, उसकी ऑपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली वहां पे होल्स भी तो हैं, होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है होगा, होल्स भी मूव करेंगे एंड साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, तो कंडक्टिविटी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं दैट हमने क्या करना है, एक सामने कंडक्टर मटेरियल लेना है जो कि इंट्रिंसिक है, उसके अबाउट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी मूव करेंगे एंड होल्स जो है वो भी मूव करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दिया किस आप किस तरफ मूव करेंगे। फिर नेक्स्ट, अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके वो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, तो उस टाइम पे उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि वो जो चार्ज कैरियर्स थे उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वो क्या थी, वी डी। मतलब हम उसको वी डी के साथ डिनोट करते हैं। डी जो है वो नीचे सबस्क्रिप्ट में है, इन्होंने साथ में लिखा हुआ, साथ में नहीं आएगा, छोटा सा करके नीचे सबस्क्रिप्ट में आएगा। ठीक है, तो उसको हम वी डी के साथ डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। एंड ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये भी कम होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो हर एक मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिपेंड करता है कि वो हमने मटेरियल कौन सा लिया है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो चलो अभी हम मटेरियल की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि उसके ऊपर उसकी डिपेंडेंस जो है वो कैसी है। तो फिर नेक्स्ट हमने इसी जो हमने ऊपर डिफाइन किया है दैट वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसको हम मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ठीक है, और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आएगा, एक इज इक्वल्स टू का साइन आएगा और साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे हमने क्या लिखा है, म्यू। और ये म्यू जो कांस्टेंट है ये क्या है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इतना शायद हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था कि जो म्यू है वो मोबिलिटी है चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो अगर हमने मोबिलिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे हम? हाँ जी,
अगर हमने मोबिलिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो ई है राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई में आ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले जाएंगे हम उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो डिवाइड हो जाएगा वहां पे। तो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ठीक है, तो हम म्यू को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ, या मोबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बोल रहे हैं दैट ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है, या ये जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, इसमें कौन कौन मूव कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना मूव कर रहे हैं, हमने बोला था कि होल्स भी यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल्स की भी होगी, कुछ ना कुछ जो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की भी होगी। तो जो टोटल आपके पास आएगी वो इन दोनों के प्लस करके आपके पास आएगी। ठीक है, ऐसी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की अलग अलग है तो दोनों की जो मोबिलिटी है वो भी डिफरेंट होगी। तो उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है उसको डिनोट कर देंगे म्यू एन के साथ। ये दिख रहा है? ये क्लियर है आपको? म्यू एन, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज कैरियर। सो नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एन। ऐसे ही नीचे है म्यू एच। ठीक है, म्यू एच है। एच किसके लिए है? होल्स के लिए है। ये होल्स की मोबिलिटी है। एंड साथ में वो क्या बोल रहे हैं कि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि अब हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो कंडक्टर के अंदर के जो फ्री चार्ज है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? एक सेकेंड बोलो। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है? बोलो बेटा। बेटा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं करंट। ठीक है ना, करंट की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? करंट की डेफिनेशन द मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। यहाँ सिंपल भी हम अगर टाइम के साथ उसको ना भी रिलेट करें, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो हम बोल देते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर ही रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके अंदर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे करंट भी फ्लो करेगा। तो हम सपोज कर लेते हैं कि वो जो करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई, कैपिटल आई। हमने उसको इसके साथ डिनोट कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये किसके कारण फ्लो कर रहा है? ड्यू टू नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
दोनों के कारण फ्लो कर रहा है, इसलिए हम उसको नेक्स्ट जो है मैथमेटिकली जब हम उसको लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे दैट आई इज इक्वल्स टू आई ऑफ ई प्लस आई ऑफ एच। ठीक है, आई ऑफ ई स्टैंड्स फॉर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे एंड उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए थे, उस वजह से जो करंट हमारे पास आया था उसको हमने डिनोट कर दिया आई ऑफ ई के साथ। इसी तरह जो वहां पे होल्स मूव कर रहे थे एंड कितने नंबर ऑफ होल्स मूव कर रहे थे उसके कारण जो करंट आ रहा था वो हो गया आई ऑफ एच। ठीक है बेटा, तो अब ये जो करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट है ड्यू टू होल्स, इसका जो फॉर्मूला है फर्दर, ठीक है, वो आपको पता ही है, आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है। उसको हम ये ऐसे लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखो। एन ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय ई। ई क्या है, उनके ऊपर चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव में होता है, वो वाला। मल्टीप्लाई बाय एरिया मतलब कितने पर यूनिट एरिया में से वो निकल रहा था, एंड मल्टीप्लाई बाय उसकी जो है वेलोसिटी। इसी तरह जो आई ऑफ एच है उसके लिए भी सेम आ जाएगा। सबसे फर्स्ट कितने नंबर ऑफ होल्स थे, एन ऑफ एच हो गया, मल्टीप्लाई बाय उनके ऊपर चार्ज कितना है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, फिर मल्टीप्लाई बाय है वेलोसिटी। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना आगे वीई लिखा हुआ पीछे यू एच लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। आगे वाला सही है वीई है, पीछे वाला यू एच लिखा हुआ है, ये यू एच नहीं है वी एच ही है, इसको मतलब वेलोसिटी है ये वाली। तो क्योंकि ये जो है आपकी बुक में से था ये, तो इस बुक का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसमें गलतियां बहुत है, बहुत ही ज्यादा गलतियां, मतलब चलो मतलब आप भी अगर पढ़ोगे ना, मतलब अगर आपने कोई टॉपिक नहीं भी पढ़ा है तो आप अगर देखोगे नेक्स्ट तो आप बोलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा, बहुत गलतियां हैं। बट चलो कोई नहीं, अगर मैं कोई टॉपिक जैसे ये वाला टॉपिक है मैं आपको बुक में से करवा रही हूँ, बिकॉज नेट पे नहीं अवेलेबल था, ये नोट्स कहीं नहीं थे इसके, तो मैं साथ साथ आपको बताते जाऊंगी कि आपने करेक्शन जो है वो कहाँ पे करनी है। ठीक है, तो इसको एज इट इज ऐसे ही नहीं प्रिंट आउट निकाल लेना, या खुद से इसको कॉपी पे नोट करना एंड मिस्टेक्स जो है ठीक करनी है इसके ऊपर। ओके, तो वीई मैंने बोला ठीक है, पीछे जो यू एच वो यू एच नहीं है, वो वी एच है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है बेटा, एक सेकेंड रुको। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेना। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, एरिया आ रहा है एंड साथ में चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो वो बाहर निकाल लोगे, बाकी जो कुछ भी है उसको ब्रैकेट में रहने देना आपने। तो ब्रैकेट में हो गया, उसको दे दिया उन्होंने इक्वेशन नंबर 2.5 या जो भी नंबर देना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वो बोल रहे हैं दैट हाँ, ये जो करंट है ना आई, इसको वो ओहम्स लॉ की फॉर्म में लिख रहे हैं। ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, है ना, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो आई का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने इसको जब मान लो उस फॉर्मूले में से V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर में से हमने आई की वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियस हमारे पास क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो लिखा है यहाँ पे, ओहम्स लॉ लगाया है। तो आई की जगह पे हो गया V अपॉन आर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे जो कुछ एज एज इज था उसको ऐसे ही रहने देना, वो कुछ चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये जो यहाँ पे वोल्टेज आ रही है या ये जो पोटेंशियल आ रहा है, इसको हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा कि दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है दोनों का आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के साथ। E इज इक्वल टू वी अपॉन एल, एल है ये, टी नहीं है, टी लिखा हुआ ना यहाँ पे, टी नहीं है, एल है, एल मीन्स लेंथ। ठीक है जी, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E मल्टीप्लाई बाय एल, तो वो यहाँ पे पुट कर दी, बाकी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड पे जो एरिया आ रहा है ना, एरिया को वो उठा के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। तो अगर वो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए वो नीचे आ गया। सिमिलरली
जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इतना पता लग गया स्टेप? इजी है, अभी कुछ नहीं किया। ए और ई को एक दोनों तरफ लेके जा रहे हैं, मतलब ए को दूसरी तरफ, ई को दूसरी तरफ। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो क्या कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज दी है, एल अपॉन आर इंटू ए इज इक्वल्स टू, ये जो ई है इसको मल्टीप्लाई कर देना है अंदर, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक गलती आ रही है, ई स्मॉल ई लिखा हुआ है, स्मॉल ई यहाँ पे नहीं है, ये ऊपर वी ई ही है, वी ऑफ ई। तो यहाँ पे सही कर लेना, वी ऑफ ई है यहाँ पे। ठीक है बेटा, कर लोगे? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे वी ऑफ ई है, नीचे ऐसे ही है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये एल अपॉन आर इंटू ए। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? ये देखो यहाँ पे, यहाँ हम बोलते आर ए अपॉन एल, वो किसका फॉर्मूला होगा? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, तो रेजिस्टिविटी भी जो है वो यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल में आ जाएगी, 1/रो आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, ई ऐसे ही कॉमन है बाहर, एंड ई एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या था? वी ई अपॉन ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मोबिलिटी होगी। तो मोबिलिटी लिख दी यहाँ पे, म्यू ऑफ ई। ऐसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये पीछे वाली टर्म जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां पे क्या आ जाएगा? म्यू ऑफ एच, या मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है बेटा, क्लियर होगा यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट है दैट ये जो म्यू ई है और म्यू एच है, ये क्या है? दोनों ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है। सो नेक्स्ट जो है, ये हमारे पास फॉर्मूला जो है वो किसका आया है? 1/रो किसका फॉर्मूला होता है? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको दैट सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो, है ना? तो जो इसकी राइट हैंड साइड है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी? कंडक्टिविटी के इक्वल आ जाएगी, या सिग्मा के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका लास्ट एक्सप्रेशन, कंडक्टिविटी। यही फाइंड करना था हमने। हमारे आर्टिकल का नाम ही क्या था? मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। हमने मोबिलिटी भी डिफाइन कर ली, निकाल ली क्या फॉर्मूला है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमने निकाल ली है, एंड लास्ट में हमने कंडक्टिविटी भी निकाल ली है। ठीक है, तो दोबारा देखो, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, उसको फिर हमने मैथमेटिकली लिखा। ठीक है, एंड मैथमेटिकली लिखने के बाद हमने वहां से मोबिलिटी को डिफाइन किया, मोबिलिटी आई वहां पे। एक मिनट, ठीक है, मोबिलिटी आ रही है, तो दो टर्म्स तो हमारी यहाँ पे ही डिफाइन हो गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एंड मोबिलिटी भी। फिर हमने बोला कि यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की अलग होगी एंड होल्स की अलग से होगी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफरेंट है तो मोबिलिटी भी उनकी डिफरेंट होगी, तो मोबिलिटी भी जो है होल्स की डिफरेंट होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट होगी। फिर हमने क्या किया, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके मोशन से क्या होगा? करंट आएगा। करंट को हम डिनोट किया, हमने डिनोट किया आई के साथ, आई इज इक्वल्स टू, ये जो करंट है वो किसके कारण आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी आ रहा है और होल्स के कारण भी आ रहा है। तो हमने लिखा कि वो जो करंट है वो किससे मिलकर बना है? करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ऑफ होल्स। फिर हमने नेक्स्ट उन दोनों के फॉर्मूले लिख दिए। फॉर्मूला में क्या आएगा? सबसे फर्स्ट आएगा नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय चार्ज मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। वही फॉर्मूला इस आई ऑफ ई के लिए लिख लेंगे, वही हम एच के लिए लिख लेंगे, होल्स के लिए। ठीक है, बस वो सब्सक्रिप्ट जो है वो चेंज कर देनी है हमें नीचे से। नेक्स्ट हमने जो कॉमन था वो कॉमन निकाल दिया। फिर हमने आई की जगह पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, दैट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। फिर हमने क्या किया, जो पोटेंशियल था ये वोल्टेज, उसको लिखा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एरिया को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट हैंड साइड पे ले गए। फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये स्टेप आ जाएगा मेरे पास। ठीक है। एंड अब ये जो फॉर्मूला है लेफ्ट साइड पे, एल अपॉन आर ए, ठीक है, यहाँ आर ए अपॉन एल, ये किसका फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ तो इसलिए रेजिस्टिविटी भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/रो हो गई राइट हैंड साइड पे। बाकी सब कुछ एज इट इज है, लेकिन जो ये वाली टर्म है वी ई अपॉन ई, ये क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वी एच अपॉन ई क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो बस वो यहाँ पे लिख दिया मोबिलिटी, एंड नेक्स्ट बस उसको लिख दिया कि इक्वल्स टू कंडक्टिविटी के इक्वल होता है ना, रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर खत्म हो गया यहाँ तक। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कैरियर कंसर्वेशन एंड, ये सिलेबस देखते हैं आपके इसमें है कि नहीं। डिपेंडेंस ऑफ करियर। दो मिनट। अच्छा, आप लोगों ने फाइल बना ली है, कंप्लीट हो गई है फाइल अभी की। सभी ने बना लिया है। ओके जी। एक सेकंड। एक और बेटा, आपको असाइनमेंट जो है वो मैं दे दूंगी, आपकी फर्स्ट आज मिल जाएगी, एंड उसकी जो सबमिशन डेट होगी
आज कितनी है? आज है 17, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, तो आई थिंक 1 वीक बहुत है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, 3 या 4। ठीक है, तो हार्डली मैक्सिमम जो है 3 पेजेस में आप कंप्लीट हो जाएगी। बाकी अभी फाइनल नहीं किया मैंने कुछ भी, तो ठीक है, तो आपको मैं शेयर कर दूंगी, तो नेक्स्ट वीक तक आप सबमिट करवा देना उसको मंडे। ये तो क्लियर ही नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बेटा यही है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, बट ये क्लियर नहीं है, तो हम नेक्स्ट उसमें शुरू करेंगे कल लेक्चर में। ठीक है, एक्चुअल में ये एक टॉपिक नहीं है ये वाला, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये अंडर आता है इसके कैरियर कंसंट्रेशन एंड वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद टेम्परेचर फॉर इंट्रिंसिक मतलब एक ये आर्टिकल जो है उसके अंदर अभी आप देखोगे नेक्स्ट जब हम करेंगे स्टार्ट करेंगे तो इसमें 3 या 4 आर्टिकल्स और आएंगे, तो ये एक ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर देखना है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो कितनी है। कैरियर कंसंट्रेशन मतलब, कैरियर का मतलब क्या होता है? चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं उसके अंदर, चाहे हम होल्स ले लें चाहे हम इलेक्ट्रॉन्स ले लें, हमने दोनों की अलग अलग से कंसंट्रेशन निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स की भी और होल्स की भी।
एंड साथ में वो क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन ऑफ फर्मी लेवल विद द टेम्परेचर। हमने फिर क्या देखना है कि वेरिएशन देखनी है फर्मी लेवल की टेम्परेचर के साथ, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे हम, तो उसका जो इफेक्ट है फर्मी लेवल के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये जस्ट आर्टिकल हमारा एक ही है, बट उसके अंदर 3 या 4 नेक्स्ट आएंगे। मतलब सबसे फर्स्ट हमें डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है डेंसिटी ऑफ होल्स। उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पे फर्मी लेवल, ठीक है। मतलब फर्मी लेवल देखना है कि वो क्या है या उसका फॉर्मूला क्या है। अभी नेक्स्ट और भी आएगा, तो उसमें आएगा दैट फर्मी लेवल के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो है हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ही, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था आपका, उसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को? इजी था वो वाला तो, मेरे ख्याल से जो आज वाला किया है हमने। नेक्स्ट वाले भी जो है वो थोड़े से इजी होंगे, बट वहां पे क्या होगा कि कुछ फॉर्मूले जो है वो, क्योंकि सारा मैथमेटिकल होगा ये। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने करने हैं ना, वो थोड़ा बहुत देख भी लिया होगा आपने, ये पूरा मैथमेटिकल है। तो उसमें फार्मूलाज होंगे एंड उनकी डेरिवेशन हमने करनी है, ठीक है। तो ये कल शुरू करेंगे। किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम। ओके। ये जो ये बाकी बच्चे हैं आपकी क्लास के, 4 जने, आप 2 जने और रह गए हैं। एक आई थिंक सुशांत तो चलो क्लास लगा लेता है कभी कभार, ऑलमोस्ट। एक और है, वो कौन है, सुनील है? आपकी क्लास में वो क्लासेस लगाता है बाकी की, नहीं लगाता? नहीं मैम, उसने तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम भी नहीं दिए। अच्छा। यस अच्छा, मैम। फर्स्ट सेमेस्टर के उसने एग्जाम नहीं दिए हुए हैं? अच्छा, ओके ओके। नहीं दिए मैम, उसने क्लास